जी। आपने दो दलों के नाम तो खुद ही ले लिए, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है बीएसपी ने, और कांग्रेस की हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव का भी गठबंधन था, आपको शायद भूल रहे हैं कि विधानसभा में भी गठबंधन था, और बहुत सारे दल थे, छोटे छोटे दल थे, लेकिन बड़ी ताकत मिलकर बनाते हैं। और इस बार ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी को अब तक जब से फॉर्मेशन हुआ सबसे ज्यादा वोट मिला था विधानसभा में। डॉक्टर सुनील, अब मैं आपके पास आऊंगा, जो बात हो रही थी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मुझको लगता है जो जो जी, अमरीश जी, आपके दर्शक कह रहे हैं कि आप भाई विपक्षी एकता के अंदर आप इतने ज्यादा उत्सुक क्यों हैं। तो ये वाली बात हम्म। बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जो बात जैसे खम्मम रैली के अंदर कल हुई, तो खम्मम रैली के अंदर ये वाली बात साफ हुई कि पूरा न्यायपालिका से लेके लोकतंत्र से लेके समाज जो संविधान सब कुछ खतरे में है। और ये खतरा जो है केवल कोई एक पार्टी के ऊपर खतरा नहीं है, किसी एक राज्य के ऊपर खतरा नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर खतरा है। और इसीलिए देश को बचाने के लिए विपक्षी एकजुटता की जरूरत है। ये तर्क दर्शकों के सामने भी बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही इसी चिंता को लेकर के इस तरीके के विषय रखने का काम किया जाता होगा। मैं ये आपसे कहूं कि जो नीतीश जी हैं, देखिए नीतीश जी जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई दूसरा है क्या जो खुद चीफ मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी वो कह दे कि मैं अपनी कमान तेजस्वी को सौंपना चाहता हूं। इससे बड़ा एक किस्म का आप सेक्रीफाइस मानिए या कमिटमेंट मानिए, तो वो उससे बड़ा कुछ कमिटमेंट नहीं हो सकता। और ये अपना कमिटमेंट जो है कोई व्यक्तिगत नहीं है कि नीतीश कुमार जो हैं वो मोहित हो गए हैं और तेजस्वी यादव को अब वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। ये कमिटमेंट उनका ऑपोजिशन यूनिटी के लिए है। और ये कमिटमेंट पूरे देश में ये संदेश देने के लिए है कि मैं विपक्षी एकता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट के अंदर लोग भी इस बात को देखने का काम कर रहे हैं। आप अगर बयान देखेंगे, चाहे अखिलेश कुमार जी का बयान हो चाहे नीतीश कुमार का बयान हो, वो लोग एक बात करते हैं, विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बड़ी सफलता मिलेगी। ये आप अगर देखेंगे तो ये कॉमन है जो है अपोजिशन के लोगों के बीच में। और यही इसकी जिसे कहा जाए कि बेस लाइन है। और इसी बेस लाइन को लेकर के सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि देखिए जो नैरेटिव बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, यूनाइटेड हो भी नहीं सका। नंबर तीन, कि राहुल गांधी का नेतृत्व कोई मानने को तैयार ही नहीं है ना। नंबर चार, कि नीतीश को कौन मानेगा, कांग्रेस तो उनको मानेगी नहीं। कुल मिलाकर के जो लोग विपक्षी एकता को पलीता लगाना चाहते हैं वो अलग अलग तरीके से तर्क दे करके वो एक ही बात साबित करना चाहते हैं जो कभी कही जाती थी। मतलब जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना सिंड्रोम जो कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, एक समय में ये कहा जाता था। उसी तरीके से अब ये साबित बार बार करते हैं अपने अपने तर्कों से कि मोदी का कोई जो है अल्टरनेटिव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। संघ परिवार जो है सबसे ज्यादा फौलादी परिवार है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे लगता है कि असल में जो चुनौती है वो इसी नैरेटिव को तोड़ने की है। और वो नैरेटिव तोड़ने का काम जो है विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोग बहस की बात कर लें तो क्या नीतीश के पास में उस तरीके का अनुभव नहीं है? इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, इतने लंबे समय तक कैबिनेट के अंदर भी रहे हैं। उसी तरीके से आप देखें तो क्या जो है वो ममता बनर्जी के पास में इतना लंबा अनुभव जो है चीफ मिनिस्टर होने का और कैबिनेट मिनिस्टर होने का नहीं है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर भी लंबे समय तक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या उनके पास में अनुभव नहीं है? और ये बात अगर है कि कांग्रेस जो है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नहीं है, मतलब अमित शाह को भी कोई पूरा भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं होगी, और अगर विपक्ष के पास में तमाम ऐसे नेता हैं जिनको अपना अनुभव है और जिनकी प्रशासनिक क्षमता भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर और कैबिनेट मंत्री के अंदर बेदाग रह करके उन्होंने साबित करने का काम किया है,
तो पूरी बहस तो ये होनी चाहिए कि भाई ज्यादा अगर कहा जाए तो ज्यादा कंटेंट और ज्यादा कमिटमेंट और ज्यादा एक अनुभव जो है वो विपक्ष के नेताओं के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर ही इस बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जो प्रयास खम्मम से शुरू हुआ है वो आगे भी बढ़ने वाला है। उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम में से जिसकी जहां पर ताकत होगी बाकी सब उसको मदद करने का काम करेंगे। ये वाली बात भी कल की रैली के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पर आई है, और मुझको लगता है कि यही सबसे कारगर तरीका है, और यही कारगर तरीका है जिससे एक बड़ी संख्या देश के अंदर निकल करके आएगी ऑपोजिशन एमपीज की, और उसके बाद में स्वाभाविक तौर पर जो है जिसके पास में सबसे ज्यादा संख्या होगी, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो है वही जो है अपनी सरकार बनाने का काम कर सकता है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि किसानों के बीच में काम करते हैं, किसान संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग हर जगह पर अपने भाषण में पिछले कितने सालों से ये बात कहते हैं कि भाई पंजाब के अंदर अगर निःशुल्क बिजली मिल सकती है तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती, फिर देश भर के अंदर क्यों नहीं मिल सकती। अगर जो है चंद्रशेखर राव 10,000 रुपए जो है वो अपने किसानों को एक तरीके से आर्थिक मदद करने का काम मतलब केवल ये कि जिसका भी बही खाता है उसके आधार पर कर सकते हैं, तो दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते। तो कम से कम एक कमिटमेंट जो है निःशुल्क बिजली का, वो पूरे ऑपोजिशन की तरफ से आया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मुझे लगता है कि इससे पूरे देश के किसानों के अंदर एक कमिटमेंट ऑपोजिशन की तरफ से गया है कि ये लोग जो है हमारे को निःशुल्क अगर बिजली देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी की पूरी चरमराई हुई है, जिसमें बिजली का बहुत बड़ा एक इनपुट कॉस्ट होता है, तो उससे सुधार की एक गुंजाइश बनती है। इसी तरीके से उन्होंने जो अग्निवीर को खत्म करने की जो बात की है, मुझे लगता है कि जो पूरा जी युवा, आपने देखा था कि जब अग्निवीर घटना हुई थी तो कैसे लोग सड़कों के अंदर युवा आया था, तो पूरे देश के युवाओं को एक उम्मीद बनी है कि नहीं, ये ऑपोजिशन एक कमिटमेंट करने का काम कर रहा है। ऐसा ही कमिटमेंट जो है ओल्ड एज पेंशन को लेकर के है। तो मेरा कहना अब ये है कि बात आगे बढ़ रही है, बात पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। लोग अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बताने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खम्मम रैली के अंदर सामने आया, कमिटमेंट के तौर पे सामने आया, एक पब्लिक कमिटमेंट के तौर पर सामने आया, उसी तरीके का कमिटमेंट एक किस्म का कोई जरूरत नहीं है कि उसको बाकायदा लिख करके घोषित किया जाए, लेकिन अगर एक मंच से एक ही बात सब लोग रिपीट करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर के अंदर भी ऐसा ही होगा, और कुछ जो नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर कमिटमेंट, अगर मैं तो ये मानता हूं कि अगर श्रीनगर के अंदर ये हो पाए कि हम अगर वापस आए तो हम 370 को हम बहाल करने का काम करेंगे। हम ये जो पूरा एक डिवीजन हो गया था, ये जो कर दिया गया था, मतलब बांट बंटवारा हो गया, हम इस बंटवारे को खत्म करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से अगर एक कमिटमेंट वहां पर 370 को लेकर के जो सब पार्टियां इकट्ठी होती हैं हो जाएगा, तो पूरे देश के अंदर जो भी कुछ उसका एक पॉजिटिव असर तो होगा ही, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई बात है। लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो विपक्ष के पीछे खड़ा हो जाएगा। ये बात में जो भी फिर प्रयास भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी अपनी तिकड़म क्यों ना कर रही हो, जो है जिनके साथ भी वो प्रयास अपना चला रहे हो, लेकिन वो फिर प्रयास कामयाब नहीं रहेगा। ये आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा अवसर मिला है कि श्रीनगर के अंदर 370 को लेकर के कमिटमेंट हो जाए, और उस कमिटमेंट के ऊपर जी पूरा ऑपोजिशन एक साथ चलने का काम करे, तो मुझे लगता है कि बात बहुत आगे तक बनेगी। तो मैं कोई कंट्रडिक्शन नहीं देख रहा। एक तरीके का जी स्वागत ही किया है नीतीश कुमार ने, और आज नहीं आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी इस प्रोसेस का वो स्वागत ही करेंगी, इसका समर्थन ही करने का काम करेंगी, और आगे जाकर के एक ब्रॉडर विपक्षी एकता का स्वरूप सामने आएगा। जी अमृत जी। जी सुनील जी अपने को अनम्यूट करिएगा। दो